ओ एच एच और इसमें दो लोन पेयर। पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? पोलर होगा। कैसे? देखो मैंने क्या बोला, अगर किसी पे लोन पेयर है तो उसका डाइपोल अवे फ्रॉम द एटम चला जाता है। तो मैं चाहूं तो इस मॉलिक्यूल को ऐसा भी तो बना सकता हूं, एच एच, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर बना सकता हूं। तो अगर मैं इसको देखूं तो इस पे डाइपोल मोमेंट इस साइड में है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? इसका डाइपोल मोमेंट इस साइड में है, इसका डाइपोल मोमेंट इस साइड में जाएगा और इसका डाइपोल मोमेंट अवे फ्रॉम द एटम ज्यादा है कि नहीं ज्यादा लोन पेयर के केस में? तो नेट डाइपोल क्या इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में, सारा तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो नेट डाइपोल इसका जीरो है क्या? नहीं है। जीरो कब होता कि अगर ये मॉलिक्यूल ऐसा हो, प्लेनर होता तो हम जीरो कर सकते थे ना। कैसे? देखो इसका डाइपोल मोमेंट इससे अवे जाता तो ये इसको काउंटर बैलेंस कर देता, करता, और अगर इसका डाइपोल मोमेंट इधर जाता तो ये इसको काउंटर बैलेंस कर देता। बट क्या H2O की शेप ऐसी होती है? ये लीनियर शेप नहीं होती ना, वो होता है बेंड। तो बेंड के केस में नहीं हो सकता। समझ में आया? डाइपोल कब जीरो हो सकता है और कब नहीं। सेम एग्जांपल है, सिर्फ मैंने स्विचेस कर दिए, बॉन्ड बॉन्ड शिफ्टिंग कर दी तो वो डाइपोल जीरो दिखा रहा है, लेकिन वैसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकेगा। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट एग्जांपल लो, PCl2F3, PCl2F3, PCl2F3। नेक्स्ट टाइम ये गलती से भी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रख लेना। देखिए मोबाइल किसी को यूज करना है तो कोचिंग में आने से पहले और कोचिंग से जाने के बाद, उस बीच में तुम्हारे मोबाइल दो कंडीशन में होने चाहिए, तो फ्लाइट मोड या फिर साइलेंट। क्या बोला मैंने? CCl2F3, PCl2F3, हाँ PCl2 होगा, C 5 बॉन्ड तो ऐसे भी वहां पर। देखो यही चीज है मेरे साथ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पता है क्या? नहीं इसका नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? क्लास के स्टार्टिंग में 5 मिनट ना पूरी क्लास का फ्लो डिफाइन करते हैं। वन में ही बस जिस मन से आया था और जिस स्पीड से और जिस टाइप से पढ़ाने आया था वो फ्लो पूरा चला गया, दिमाग में एक ही चीज घूम रही है। पर ठीक है, अभी तुम इस चीज को साइड में रखो, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। P Cl Cl F F और क्या इसका म्यूनेट जीरो होगा? नहीं। कितने लोग बोलते होगा इसका म्यूनेट जीरो? सोच समझ के आंसर देना, हाँ ना नहीं है कि हाँ, दो ऑप्शन है, हाँ या ना। तो कुछ लोग हाँ बोल देते, कुछ लोग ना बोल देते। सोचो समझो और आंसर दो, जो आंसर देगा मुझे रीजन देगा। इसका म्यूनेट जीरो है या डज नॉट इक्वल टू जीरो है? कितने लोग बोलते डज नॉट इक्वल टू जीरो है? रीजन तुम्हारे पास? जीरो है कि नहीं है? जीरो है। चल देखते क्यों जीरो है। दोनों के बीच का एंगल 120 होगा, एंगल 120 होगा बीच में, एंगल 120। हाँ तो फिर अगर समझ लो अपन समझ लो F से खींच रहा है, दोनों का वेक्टर आएगा F, इसका और इसका वेक्टर आएगा। पोल्स अगर दो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट हो तो क्या जीरो हो जाएगी? पोल्स के वेक्टर्स पढ़े ना तुमने, दो पोल्स वर्क कर रही हो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन दोनों का जो इफेक्ट है, मैग्नीट्यूड है, वो डिफरेंट है, तो जीरो हो जाएगा क्या? ध्यान से देखो इसे। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये डाइपोल इस टाइप का है और ये डाइपोल इस टाइप का है, तो इस पे तो म्यू कितना है? जीरो है, जीरो। बट ये इधर लेके जा रहा है, ये इधर लेके जा रहा है और ये इसके अपोजिट लेके जा रहा है। बट क्या Cl और F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है? सेम है क्या? तो इसका डाइपोल तो कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसका डाइपोल इस डायरेक्शन में आ रहा है, सब अपोजिट है, लेकिन ये डाइपोल और ये डाइपोल इक्वल नहीं है।
अगर यहाँ पे CL होता तो क्या होता, 0 हो जाता। ऐसा थोड़ी ना कि कोई चीज अपोजिट में है तो 0 कर देंगे हम, अपोजिट में है क्या, ऊपर रखा CL और नीचे CL रखा तो सर वहाँ पे CL हो जाता है। ऊपर CL और नीचे CL रखा तो अगर मॉलिक्यूल में हम वहाँ CL और नीचे CL लगाते तो हमारा हो जाता, सही है ना। बट वहाँ हम नहीं लगाते ना CL को, साइज की वजह से। CL का साइज बहुत ज्यादा है, CL को तुम अगर वर्टिकल पे लोगे तो ये बाकी बॉन्ड को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। 120 के एंगल पे, 120 के एंगल पे ना, तो बॉन्ड लेंथ क्या है इनकी, ज्यादा है कम है, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल का क्या रिलेशन है, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, और बॉन्ड स्ट्रेंथ तो बॉन्ड लेंथ में क्या डिफरेंस है, इनवर्स का। तो 120 में तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम। क्लोरीन को तुम वहां पे रखोगे, साइज छोटा है, डिस्टेंस बराबर रहेगी, रिपल्शन कम रहेगा, समझ में आया? और बाकी तुम अगर उस टाइप से करने जाओगे, एक बार के लिए हम मान भी लेते हैं कि हमने रख दिया, तब डाइपोल 0 हो जाएगा। और अगर मॉलिक्यूल मैंने ये रिप्रेजेंट किया तो मैं डाइपोल इसी का पूछूंगा ना, मैंने वो तो रिप्रेजेंट किया नहीं कि मैंने यहाँ पे भी CL लगा दिया और यहाँ CL लगा दिया, बाकी तीनों पे F लगा दिया। अगर मैं सिर्फ तुम्हें ये लिख के छोड़ देता तो तुम डाइपोल 0 भी बोल सकते थे और नहीं भी बोल सकते थे, स्विच कर। अभी तुम्हारे सामने स्ट्रक्चर, तो मुझे इसके बेस पे आंसर चाहिए था, इसके बेस पे यूनिट 0 है क्या, नहीं है ना, ये हमारा क्वेश्चन था ये। यानी कि इस मॉलिक्यूल में म्यू नेट कितना है, डज नॉट इक्वल टू 0। चलो एक नोट लगाओ, नोट लगाओ, for lone pair dipole moment is represented, for lone pair dipole moment is represented away from the atom, वही जो चीज मैंने बताई थी, away from the atom। और देखो अभी मैं एक क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा, वो वाला क्वेश्चन समझ में आ गया था, CH_CL3 CH_Cl2 CH2Cl2 समझ में आ गया था, जिसमें एक्सेप्शन था, या वापस एक्सप्लेन करना उसे, सब क्लियर थे उसमें, किसी को डाउट था क्या? चलो देखो एक एग्जांपल में देता हूं, सोच समझ के तुम आंसर देना। दो मॉलिक्यूल है मेरे पास, एक है NH3 और एक है NF3। मुझे इसमें डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बताओ, म्यू का ऑर्डर बताओ, म्यू किसमें ज्यादा किसमें कम होगा, NF3। लोन पेयर का केस भी है, इसमें बना के देख लो एक बार, मैंने पहले कहा कॉन्फिडेंस होना अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस होना खराब है, तो पहले बनाओ लोन पेयर भी देखो, फिर बताओ मुझे नेट डाइपोल कैसा आने वाला है। यार की फोन साइलेंट है तुम्हारा, NH3 का डाइपोल ज्यादा है पक्का? सेकेंड बैच से कोई लड़की आई थी ना यहाँ पे, चली गई क्या वापस? सेकेंड में भी नहीं आ रही है, कोचिंग से ही गई है। सेकेंड से आई थी, फर्स्ट से आई थी? फर्स्ट से आई थी। यही होता है, बीच में आप किसी भी बैच से किसी क्लास में आओगे तो यही होता है। उधर जाने के बाद रीजन क्या दिया होगा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस बैच में, बैच में अच्छा। कितने लोग बोलते हैं NH3 और कितने लोग बोलते हैं NF3? NH3 वाला कौन कौन है, किसका ऐसा ऑर्डर आ रहा है और कितने लोगों का ऐसा ऑर्डर आ रहा है? तो ये वाले ऑर्डर के कौन से हैं, कितने लोग हैं, तो समझ में आया कैसे? देख लेते तू सही है गलत, मेरे हिसाब से तो ये वाला ऑर्डर होगा। ये वाले कितने लोग हैं? तू है N H H H और एक लोन पेयर N F F F और एक लोन पेयर।
देखना ध्यान से इस मॉलिक्यूल को। इसमें नेट डाइपोल की बात करूं तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो डाइपोल किधर किधर जाएगा? इसमें, इसमें, और लोन पेयर का। तो नेट डाइपोल क्या इस डायरेक्शन में जा रहा है? पूरा डाइपोल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। इसमें चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन फ्लोरीन में, इसमें, इसमें, और ये। तो इसका डाइपोल क्या एक डायरेक्शन में है? 3 वेक्टर्स एक डायरेक्शन में, लेकिन एक वेक्टर अपोजिट है। दोनों कंपैरिजन डाइपोल कहाँ जाता होगा? तो समझने लग गए तुम कैसे निकालना है डाइपोल? देखो, जेई ने आज तक इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछा। जेई सिर्फ कंपैरिजन करवाता है। तो कितने लोग आप कंपैरिजन करके आंसर्स दे सकते हैं? तो तुम्हें हर केस में यही करना है। डायग्राम बना लोगे तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। तुम सिर्फ देख के आंसर देना चाहोगे तो तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे सबसे पहले आंसर आया था NF3, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन और फ्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन ने कंपेयर कर ली थी ना। वो फ्लोरीन है, वो तो ज्यादा ही होगा, लेकिन हुआ क्या? पर इसका उससे तो कुछ देखा भी नहीं था, लिख ही नहीं रहा मैं, यहाँ पे लिख तो आ रहा हूँ, वो भी नहीं दिख रहा। हमारे कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट बचते हैं। तो देखो, 2-3 कॉन्सेप्ट जो बचे हुए हैं उसको साइड में भी रख दोगे तो केमिकल बॉन्डिंग से कम 15 क्वेश्चन होंगे। तो 15 में से उन 2-3 कॉन्सेप्ट में 4 या 5 ही क्वेश्चन होंगे, बाकी 4 ही होंगे, 5 भी नहीं। बाकी 11 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। तो अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो उन 11 को भी सॉल्व कर लोगे, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 15 के 15 से देख के आओगे कौन कितने लाइन का था। पहले वाला 3 लाइन का क्वेश्चन था, दूसरा वाला 4 का था, तीसरा वाला 1 ही लाइन का था। यही काउंट करके चले आओगे। और तुम्हें पता है ना इस बार टेस्ट कैसा है? ऑनलाइन तो है नहीं। वहाँ पे क्या होता था? आंसर बी, मैक्सिमम लोग यही करते हैं। मैं थोड़ी ना बोला पूछा, मैक्सिमम लोग करते होंगे ना ऐसा, नहीं करते होंगे? बोल दिए करते होंगे। कितने लोग बोलते हैं कि लोग ऐसा करते होंगे? करते होंगे ना? देखो लोग अपनी सच्चाई खुद ही बताते हैं। पता है हमारी सबसे बड़ी गलत फहमी ये है ना कि हमें लगता है हम बहुत ईमानदार हैं। ईमानदार है? ईमानदार तो बहुत दूर, कभी नहीं लगेगा ईमानदार। बट जेई करने के लिए तुम्हें ईमानदार बनना पड़ेगा, खुद से तो बनना पड़ेगा, खुद के लिए बनना पड़ेगा। ईमानदारी किस सेंस में? नहीं 500 की नोट पड़ी है तो उठाओ जेब में रख दो। नोट नहीं है जाके गाना नहीं हमको 500 मिला है किसका है, अरे वो ईमानदारी नहीं। ईमानदारी कैसे है कि अगर हमें डाउट है, क्लास चल रही है, फिर हम सोच रहे क्या पूछूं कि नहीं पूछूं, बाकी सब तो हाँ कर रहे, तो पीछे देखो आवाज आ गई, उन्होंने बोल दिया हाँ आ गया सर, इधर से भी हाँ आ गया सर, मैं अकेला ही हूँ जिसे नहीं समझ में आ रहा, हो सकता है मेरी गलती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है। वो जितने हाँ करने वाले लोग होते हैं ना, उसमें सिर्फ 5 लोगों को समझ में आता है, बाकी तो हाँ में हाँ मिलाने वाले होते हैं। तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, हमको लेना ही नहीं है ना। कौन हाँ बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है ये सोचना ही नहीं है, हमारा मन क्या बोलना है हमें सिर्फ उतना सोचना है। समझ में आया? क्योंकि लाइफ में किसी और से कुछ नहीं मिलने वाला, जो मिलता है खुद से मिलता है, ये ध्यान रखो। तो किसी और के ओपिनियन और किसी और के डिमांड पे कभी जाना हो, तुम्हारा मन क्या बोलता है यही सोचो वही करो। COCH हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक में इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम 2 कैटेगरीज में रखते हैं, सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म में। बट यहाँ मैं अभी उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा सिस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है। मैं किसी एक पोजीशन को चेंज कर दूं, मैं उस वाली दोनों पोजीशन में से रिवर्स कर दूं तो ऊपर क्या लगा दूं? बताओ दोनों में डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है? लेफ्ट वाला। तुम्हारा है मेरा? मेरा ये वाला
आपके राइट है, आपका राइट। मेरा राइट, ये वाला कौन सा, ये वाला ज्यादा है? देख लेते हैं। सी और Cl में इधर हाइड्रोजन किसकी तरफ आएगा? तो क्या नेट डाइपोल इस डायरेक्शन में जा रहा है? इसमें ये जा रहा है इधर, ये जा रहा है इधर, ये आ रहा है इधर, ये आ रहा है इधर। ये दोनों आपस में एक डायरेक्शन में, वेक्टर सम 0 हो जाएगा। वो अपोजिट डायरेक्शन में उनका भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे म्यू नेट कितना है? 0। और यहाँ पे म्यू नेट कितना है? तो मैंने आपको बोला था कि हम प्रॉपर वैल्यू तो नहीं दे सकते क्योंकि इसके लिए कैलकुलेशन होता है, बट हम कंपैरिजन तो कर सकते हैं। हमारा आंसर क्या आया? तो तुम डाइपोल समझ गए हो। एक तो क्वेश्चन और करा था, फिर न्यूमेरिकल करा देते हैं, जैसे तो पता चल जाए न्यूमेरिकल क्या। बाकी आज तक जेई ने पूछा नहीं है न्यूमेरिकल, इस पे नहीं पूछा, सिर्फ कंपैरिजन पूछो। बुकलेट सॉल्व कर रहे हो? क्वेश्चंस आ रहे हैं? आएंगे आएंगे पूरे। अभी तो मैंने तुम्हें यार बस यही है ना कि एक ही गलती हो गई है, वो गलती ये हो गई कि टेस्ट कुछ जल्दी आ, बट फिर भी मैं तुम्हें एक चीज बोलता हूँ, जितना मैंने तुम्हें पढ़ा दिया एटॉमिक तुम्हारा पूरा पढ़ा हुआ है, तो तुम्हारे पास वो प्लस पॉइंट है। और केमिकल बॉन्डिंग जितना अभी तक तुमने पढ़ा है, अगर उसमें भी तुम पढ़ के चले गए अच्छे से, तो भी तुम्हारे केमिकल बॉन्डिंग के 2 या 3 ही क्वेश्चन छूटेंगे तो आने वाले टाइम। लेकिन अभी हमारे पास थर्सडे आज है, कल फ्राइडे सैटरडे 2 दिन और है, तो 2 दिन में मैं कितना भी देखो, मुझे खींचना नहीं है सर, क्योंकि एक बार हम चैप्टर से जंप कर गए ना, फिर हम दोबारा इस पे कब बात करेंगे इसी कोई गारंटी नहीं। तो मैं खींच के तो वैसे भी नहीं पढ़ाऊंगा। खींचना मतलब जब चीजें समझ में आती तो मैं उसको पास जरूर कर देता हूँ, और उसे खींचना नहीं हो। खींचने का मतलब मैं आऊँ, कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूँ, तुम्हें लिखवाना स्टार्ट करूँ, बताते चला जाओ, मेरा तुमसे कोई इंटरेक्शन नहीं हो। चलो ठीक है, पहला एग्जांपल था, हो गया, ठीक है, चलो दूसरा लिखते हैं, ये हो गया, ठीक है, तीसरा लिखते हैं, हो गया, ठीक है, हमें आ रहा है नहीं आ रहा है उससे मतलब, तो वो तुम्हें किसी कंडीशन में नहीं करने वाला। अगर कॉन्सेप्ट हमारे छूटेंगे तो 1 या 2 ही छूटेंगे, वो भी बहुत छोटे लेवल पे, बाकी हमने इंपॉर्टेंट सब पढ़ लिया। डाइपोल पढ़ लिया, अभी फजान रूल पढ़ा दूंगा, उसके बाद बॉन्ड एंगल वाले जो क्वेश्चन होते थे वो पढ़ा दूंगा, बस आयनिक बॉन्ड और एक टाइप बचेगा आयनिक बॉन्ड का, ये थोड़ा सा एक तो कॉन्सेप्ट बचा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इजी है, वो तो मैं कभी पढ़ा दूं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोचने की चीज है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को दिखाया बहुत ज्यादा पढ़ा गया है। अब एकदम डिटेल में पढ़ोगे तो हमारे पास एक चैप्टर है हाइड्रोजन, वहां उसकी बहुत सारी डिटेल है, लेकिन उससे जेईई में क्वेश्चन नहीं आता। हो गया। अब इसमें थोड़ी सी चेंजेस करता हूं मैं, ऐसे ही बढ़िया सा आंसर दे देना। हाँ एकदम अच्छा, मुझे एक बात बता दो पहले, सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इन तीनों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन सा है? ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। कितने लोग होते हैं सी सिंगल बॉन्ड सी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? चलो मैं बोल रहा हूँ सी ट्रिपल बॉन्ड सी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मेरा साथ कौन देगा? वेरी गुड, तेरे से एक्सपेक्टेशन नहीं है, तूने दिया। और कौन देगा? कोई देना चाहेगा मेरा साथ? बड़े बेकार हो, मेरा साथ नहीं दे रहे। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सी ट्रिपल बॉन्ड सी। मत दो सर, ले लो। देखो कैसे, मैंने तुम्हें बताया था परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बताया था। तो अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन देखूंगा तो sp3 आएगा, इसका भी sp3 होता है, डबल बॉन्ड वाले का sp2 होता है, और ट्रिपल बॉन्ड वाला sp और sp होता है। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें? तो यहाँ पे देखो, ये सिंगल बॉन्ड है सी सिंगल बॉन्ड सी, और ये सी डबल बॉन्ड सी है, तो इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? सी डबल बॉन्ड। समझ में आया? क्यों भाई संजोश, नहीं बताया क्या मैंने? परसेंटेज एस कॉपी के टॉप पे जाके देख लो, 2 या 3 पेज पे। सुना, तुम लिख रही हो वापस से, पीछे पलटो पेज, और मैं ढूंढ के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बताया। ये लिखवा के दिया था मैंने, तो आप ध्यान रख लेना। हमें अगर सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड दिए हुए हैं तो हम वहां पे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे उनकी, और वहां से परसेंटेज एस कैरेक्टर देखेंगे। जिसका एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी।
तो हम ये भी तो बोल सकते हैं जिसका पी कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो हम एक रिलेशन और लिख सकते हैं, परसेंटेज पी कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ देख लो सबसे ज्यादा पी कैरेक्टर है कितना है 75, यहाँ पे 66 और यहाँ पे 50-50। लेकिन उस केस में क्या होगा, पी तो डिक्रीज ही हो रहा है ना। हाँ, एस और पी को कंपेयर मत कर देना, एक साइड तुम परसेंटेज एस कैरेक्टर देख लो, दूसरे में पी देखने लग जाओ, फिर तो तुम महान वाली कैटेगरी में आ जाओगे। बताओ इसका आंसर। ये जो लिखा हुआ है इल्यूजन है, इस पे फोकस मत करना, तुम अपने हिसाब से सोचो। एरो एरो तो हमने नहीं हटा रहा। एक तो रेजोनेंस उसके भी करा, बेंजीन के भी कराऊंगा। क्या इसका ज्यादा है? काम करना, संडे को टेस्ट हो रहा है ना, उसमें आंसर लिखना, उसमें लिखना आई थिंक। फर्स्ट का डायगोनल मोमेंट ज्यादा है। कितने लोग फर्स्ट के साथ है? देखो भाई मैं नहीं जा रहा, मैं तो जा रहा हूँ दूसरे के साथ। कितने लोग फर्स्ट के साथ जाएंगे? चलो फिर मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। सही है, इसका म्यूनिट कितना है? does not equal to 0। कैसे? देखो CH3 C सिंगल बॉन्ड C। अब जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे कि CH3 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड देने वाला ग्रुप होता है। देखना चाहोगे कैसे? चलो मैं दिखाई देता हूं। अगर मैं, चलो इसे अपन थोड़े डिटेल में एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगर मैं CH3 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लूं तो ये ऐसा ही स्ट्रक्चर आएगा। अब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन किसको देंगे? और कार्बन किसको देगा? समझ में आया? तो ओवरऑल क्या है कि नेट डाइपोल किधर जा रहा है इसका? और अगर वैसे भी नहीं देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? और इसका क्या है? परसेंटेज एस कैरेक्टर कहाँ जाता है? कितने लोगों को परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालना नहीं आता? आता है ना सबको? तो परसेंटेज एस कैरेक्टर किसका ज्यादा है? इस कार्बन का। मतलब दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? डबल बॉन्ड वाला। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे आएगी, सेम एज इसमें ऐसे आएगी। Cn तो दूरी लेके जाएगा ना, और नेट डाइपोल इसी डायरेक्शन में आ रहा होगा। यहाँ देखो ये और ये अपोजिट है, एक ऐसे आ रहा है, एक डाइपोल ऐसे लेके आ रहा है। कितना हो जाएगा नेट? 0। और दो ऐसे जा रहा है, तो म्यूनिट यहाँ पे कितना है? कभी तुम लोगों ने ऑर्थो, पैरा और मेटा पोजीशन के बारे में सुना है? बेंजीन रिंग के? तो बता देता हूँ, बता दूं? देखो यार, ये चीजें जो बेसिक है ना, इनको बार बार मत करवाना। अभी ना दिमाग में सेट करो कि परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, कई बार इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इस एक थॉट से। समझो? बेंजीन रिंग क्या होती है? ये बेंजीन रिंग है ना? बेंजीन, इसका मैंने क्या बनाया? हाइब्रिड बना दिया ना अभी। देखो इसमें ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन क्या होती है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कोई ग्रुप लगाया X, या किसी भी एक कार्बन पे कोई ग्रुप लगा हुआ है X, तो उसके रेस्पेक्ट में हम तीनों पोजीशन देखते हैं। ध्यान से देखना इस चीज। जरूरी नहीं कि अभी देखो इसमें मैंने क्या हेड ऊपर बनाया हुआ, इसके ऊपर लगा दिया। तुम चाहो तो यहाँ लगा सकते हो, बट उसके रेस्पेक्ट में पोजीशन क्या होगी? अगर उसके रेस्पेक्ट में यहाँ कोई ग्रुप में लगाऊं तो ये पोजीशन होती है ऑर्थो। कौन सी पोजीशन होती है? ऑर्थो पोजीशन होती है। चलो ये मेरा मेन ग्रुप है, इसके रेस्पेक्ट में मैं नंबर दे देता हूँ 1 2 3 4। ऑर्थो पोजीशन कौन कौन सी है? 2 और 6। 2 और 6 दोनों में से कहीं पे भी तुम ग्रुप लगा दोगे, वो दोनों पोजीशन क्या है? समझ गया ना? अगर मैं इस पोजीशन पे लगाऊं इस ग्रुप के रेस्पेक्ट पे, तो ये पोजीशन होती है मेटा। कौन सी पोजीशन होती है? तो ये भी मेटा हो सकता है और ये भी मेटा हो सकता है ना?
इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन कौन कौन सी है? 2 6 मेटा 3 5 समझ में आ रहा है सबको? संजोश मेटा और ऑर्थो पोजीशन समझ में आ गई। अब पैरा क्या होता है? जस्ट अपोजिट पोजीशन। अगर मैंने यहाँ एक्स लिया है तो वाई कहाँ चला जाएगा? तो ये पोजीशन कौन सी हो सकती है? और ये पोजीशन पूरे ग्रुप में एक ही बार हो। अब ऐसी कोई दूसरी पोजीशन दिख रही है जो उसके अपोजिट जाए, एक ही पोजीशन है, तो ये पैरा है। तो अब इसके अपोजिट में पैरा अगर पूछता तो होल वाला, समझ गए? तो ये 3 पोजीशन होती है, इसी पे सब्स्टिट्यूशन करने जा रहा हूँ। करेक्ट? अरे इसको लिख तो लो, लिखा नहीं तुमने? जाओ कॉपी के टॉप पे, लास्ट में नहीं कॉपी ले, खत्म हो गई कॉपी, ये वाली खत्म हो गई, 2 खत्म हो चुकी हैं। इस बार ना इतनी मोटी बनाना, ऐसे 20 कॉपी लोगे, 1 कॉपी चोरी हो गए तो ये ध्यान रखो, जितनी ज्यादा कॉपी होंगी उतना नुकसान तुम्हारा है। एक कॉपी भी अगर मिस हो गई तो बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ। हाँ मुझे पता है दुनिया में 3 कैटेगरी होती है, एक इंसान, एक महान और एक भगवान। मैं इंसान हूँ, तू क्या है? महान। अबे तो एक बात बता, एक कॉपी संभालना नहीं आएगा क्या तेरे को? हाँ उसके पैर है ना, चल के जाएगी, मेरे को घूमना है। कॉन्सेप्ट तो देखो, बात को समझ। 4 कॉपी है, क्या तुम चारों एट द सेम टाइम लेके चलोगे? चारों में से तुम वही कॉपी लेके चलोगे जो तुम्हारी रिक्वायर्ड। 3 कॉपी घर में है और मम्मी होगा, तुम्हें पता ही है झाड़ू पोछा कहीं पे मारती है ना। और समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो वो कॉपी कहीं अलमारी के ऊपर, किसी अखबार के नीचे, नहीं तो बेड के नीचे कहीं पे पहुंच जाएगी। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज है, लिखवाना है। जैसे यहाँ पे कोई ग्रुप एक्स है तो ये पोजीशन है, तो ये भी क्या है? ये क्या है? तो ये भी क्या है? ये क्या है? वो पैरा नहीं होगा, उसके रेस्पेक्ट में हम देखें। अगर हम इसके रेस्पेक्ट में, तब वो पैरा होगा। पैरा एक ही पोजीशन हो, ठीक है? हटा दूं? कब हटा दूं? लिख रहा क्या कर रहा? हो गया? हटा दूं अभी? रिंग बनाई, बेंजीन रिंग पे होता है कि साइक्लोहेक्सेन में नहीं होता। अगर डबल बॉन्ड होगा, बेंजीन होगी, तभी ये केस बनता है ऑर्थो मेटा पैरा का। नॉर्मल स्ट्रक्चर रहा जिसपे डबल बॉन्ड नहीं है ऐसा, तो उसके लिए ये पोजीशन हम नहीं डिफाइन करते। समझ गए इस चीज को? चलो फोर्स वाला फॉर्मूला अगर पढ़ा दिया था ना, वेक्टर सम वाला, mu1 स्क्वायर प्लस mu2 स्क्वायर प्लस 2 mu1 mu2 cos थीटा। तो हम उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट उसके लिए हमारे पास mu1 और क्या होना चाहिए? mu2 और एंगल। मैं यहाँ से एंगल निकालना तुम्हें सिखा दूंगा, एंगल कैसे निकलता है। 3 है, तीनों में बताओ सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होता है? तो ऑर्थो राइट वाला, ऑर्थो फर्स्ट का, राइट वाला। तुम इसको फर्स्ट समझो, इसको सेकंड समझो, इसको थर्ड सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट थर्ड, फिर ऐसे ही बोल रहे हो, कुछ ही बोल रहे हो। ये कैसे बता दिया तुमने कि थर्ड, सेकंड और फर्स्ट? अच्छा बेंजीन रिंग कल मैंने बताया था, बेंजीन रिंग का म्यूनेट कितना होता है? कल लिखवा के दिया था म्यूनेट के एग्जांपल में कि बेंजीन होगा तो 0 होगा।
देखो आया था, बट अभी ये बेंजीन तो है नहीं, इसमें दो ग्रुप आ गए, तो डाइपोल तो जीरो होने से रहा, क्यों हो जाएगा? इसमें होगा पैरा में होगा। पहले वाले में जाता है। थर्ड सेकेंड वन वाले कितना है? आप नीचे कर लिए, देखो रेशियो कम हुआ। चलो वन सेकेंड थर्ड वाले कितने हैं? सेकेंड वन थर्ड वाले कितने हैं? और सेकेंड थर्ड वन वाले कितने? चार ऑप्शन है वहां। कैसा बताएंगे? बताऊंगा ना कैसा बताएंगे। चलो करेक्ट आंसर कौन सा है? लास्ट मैं खुद ही पूछ लेता हूँ ना, मेहरबानी होगी। कितने लोग इसको टिक कर रहे हैं? थर्ड सेकंड फर्स्ट इसको टिक कर रहे हो? कितने लोग? ये सबसे बड़ा रेशियो यहाँ पे है। कितने लोग इसको टिक कर रहे हैं? कोई भी नहीं है। कितने लोग इसको टिक कर रहे हैं? कोई भी नहीं। और कितने लोग इसको टिक कर रहे हैं? और सबका टिक इसी पे है। और बाकी लोग तो देख रहे थे। बाकी लोग मेरे को नंबर लिख के देते हैं ना, सर इस पे 25 ने हाँ किया था और इस पे 20 ने किया था, और बाकियों ने अच्छा बाकी तो लिखने में बिजी थे ना। चलो देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। इस पे मेजॉरिटी है हमारे पास। अगर मैं इसका डाइपोल बनाना चाहूँ तो इसका डाइपोल ये किधर लेके जा रहा है? और ये किधर लेके जा रहा है? तो ये कुछ ऐसा है और ये कुछ ऐसा है। एंगल कितना आ रहा है? 180। cos 180 की वैल्यू क्या होती है? इसको देखो तो इसका डाइपोल ऐसा है और इसका डाइपोल ऐसा है, तो ये कुछ इस टाइप का मतलब ये एंगल करीब 120 होगा। cos 120 कितना होता है? ये इधर है, ये इधर है, ये एंगल कितना है? 60 का एंगल बनेगा। cos 60 कितना होता है? 1/2। पॉजिटिव नेगेटिव? सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 1/2। उसके बाद -1 और -0.5 में बड़ी वैल्यू कौन सी है? यही आंसर हमारा सही है। ठीक है, आंसर कैसे सही है? देखो इसमें Cl ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, Cl नीचे की तरफ लेके जा रहा है। नेट ये बेंजीन रिंग तो हमारी सिमेट्रिकल है ना, ये तो डाइपोल जनरेट नहीं कर सकती। डाइपोल या तो इसकी वजह से जनरेट होगा या इसकी वजह से जनरेट होगा। तो अगर ये रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऊपर लेके जा रहा है तो उतना ही तो नीचे भी ले जा रहा है, तो अगेन हमारा स्ट्रक्चर कैसा हो गया? सिमेट्रिकल। यानी इसमें किसी भी टाइप का डाइपोल जनरेट नहीं हो रहा है। इस केस में म्यू नेट कितना हो जाएगा? ये डाइपोल को इधर लेके जा रहा है, ये थोड़ा सा इधर लेके जा रहा है। दो डायरेक्शन मिलनी है। अगर डाइपोल इधर है तो डाइपोल इधर भी है। अब ये डायरेक्शन मिलके कहीं सेंटर पे ऐसे जा रही होगी, सेंटर में जाएगी नहीं। एक डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ये है। अगर मैं इसका म्यू नेट निकालूं तो कहीं सेंटर पे ये लाइन जा रही होगी ना। तो इसमें कुछ ना कुछ डाइपोल तो है। म्यू नेट इसका कितना है? डज नॉट इक्वल टू 0। ये है, इसका डाइपोल ऐसा है और एक ऐसा है, यानी ये ऐसा है, तो इसका डाइपोल और ज्यादा होगा। और फिर एंगल मैटर करता है, तो यहाँ पे डाइपोल सबसे ज्यादा। तो जितने लोगों ने इसका आंसर दिया था ना वो डाइपोल बहुत अच्छे समझ गए। अरे तो इसका ही नहीं दे पाया ना तू, बाकी का दिया ना। एंगल में से वो समझ में आया था 120 कौन सा? ये नॉट में नॉट इक्वल टू एंगल, नॉट में नॉट इक्वल टू एंगल। हाँ नॉट इक्वल। अरे अगर ऐसे लिखने में गलती हो जाए ना तो तुम उसको मत करना, जो बोलता हूँ उसे फोकस किया करो। हाँ क्या बोल रहा बोल तू? दूसरा भी आ सकता है। सिमेट्रिकल में ऐसा नहीं है। अगर ये 60 है, ये 120 है, ये 180 है, ये 240 है, ये 300 है, अगेन 360। सिमेट्रिकल में पूरा रोटेशन 360 का चलेगा। तो सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? जितना इधर उतना इधर, उतना इधर उतना इधर, उतना इधर। बेंजीन का देखना, म्यू नेट इज इक्वल टू 0। बेंजीन का एग्जांपल लिखा हमने, देखा है ना? सिमेट्रिकल है ना वो।
एंगल तो मैंने तुम्हें सिर्फ एक क्राइटेरिया के हिसाब से बता दिया है। एंगल तुम देखना छोड़ दो, तुम्हें एंगल नहीं देखना, तुमने जिस कॉन्सेप्ट सीखा है वही देखना है कि कहाँ पे डाइपोल ज्यादा हो सकता है। अब कितने लोग समझने लग गए देख के कि हाँ डाइपोल हम बता देंगे कहाँ ज्यादा कहाँ पे। इसी क्वेश्चन को चेंज कर दूं, बताओगे? तो हम यहाँ पे रेशियो कैसा लेंगे? हम ये रेशियो नहीं ले रहे थर्ड सेकंड वन। मुझे ये बताओ ऑर्थो मेटा पैरा में से सबसे ज्यादा डाइपोल किस पोजीशन पे? ऑर्थो। फिर फिर क्लियर हो? अब मैं इसको चेंज कर रहा, ये करता हूँ CS3, ये भी करता हूँ CS3 और ये भी करता हूँ CS3। अब मुझे बताओ डाइपोल सबसे ज्यादा कहाँ पे? फर्स्ट सेकेंड नहीं बोलना, तुम्हें पोजीशन बोलनी है। पीछे क्या बोलते हो? और तो सबसे ज्यादा, फिर पैरा, फिर मेटा, ये आता है। फिर से सोच लो, ऐसा कुछ नहीं, एक और मौका लो, फिर से यही आता है। अब कोई दूसरा आंसर कोई बताना चाहता है? पहले वाला आंसर मतलब ऑर्थो मेटा पैरा, यही आंसर है सेम। इसके अलावा कोई दूसरा बोलना चाहता है? कुछ पैरा मेटा और कोई कुछ बोलना चाहता है? यही होगा। पहला ये आंसर किसने दिया है? मेरा भी है। तूने दिया? ये तो नहीं है यार, इन दोनों में से एक है। कितने लोग बोलते हैं पैरामेटा ऑर्थो? कितने लोग बोलते हैं ऑर्थो यानी वही सेम आंसर होगा? करेक्ट आंसर यही है। किस हिसाब से बोल रहे थे तुम पैरामेटा ऑर्थो? अच्छा कितने लोगों का ये वाला आंसर आया था? 4-5 लोगों का आया था। फिर अभी आया था, दोनों का आया था। आंसर वही है। नेट डाइपोल हम देखेंगे तो देखो ये एरो चेंज होगा, अभी ये आएगा नीचे की तरफ, ये भी जा रहा है नीचे की तरफ, नेट डाइपोल सीधा सीधा नीचे जा रहा है। यहाँ पे भी एरो चेंज होगा, ये नेट आएगा नीचे की तरफ, ये जाएगा इधर की तरफ, यानी इसका नेट, इसका रिजल्टेंट किधर जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा, थोड़ा जाएगा। और इसमें ये आ रहा है नीचे की तरफ और ये ज्यादा अपोजिट, तो क्या एक दूसरे को काउंटर बैलेंस नहीं कर रहे? एक रिंग की तरफ आ रहा है, दूसरा रिंग से बाहर जा रहा है, वो भी सेम डायरेक्शन थोड़ी सेम ही है। तो यहाँ पे सबसे कम डाइपोल है, यहाँ पे थोड़ा बहुत है और यहाँ पे सबसे ज्यादा, क्योंकि इसका डाइपोल पूरा नेट एक ही डायरेक्शन में, बाकी दोनों में से किसी का एक डायरेक्शन में नहीं है। देखिए भाई ये सी है, तो ये बेंजीन में क्या है? कार्बन C डबल बॉन्ड C होता है, ये C सिंगल बॉन्ड C, ये C डबल बॉन्ड C। यही केस तो भी थोड़ी देर पहले हमने किया था। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे ही जाएगी ना, जाएगी, और Cl भी नीचे ही लेके जाएगा। तो इधर से रिंग को आ रही है, रिंग से वापस एक खींच के लेगा, पूरा डाइपोल कहाँ है? Cl के पास है। समझ में आया? यानी और यहाँ पे देख, ये CH3 दे रहा है रिंग को, रिंग से Cl लेके जा रहा है, लेकिन नेट डाइपोल थोड़ा डाइवर्ट, ये इधर आ रहा है, ये दूसरे। इसमें देख, ये इधर आया, ये उधर लेके जाना, बट यहाँ पे थोड़ा काउंटर बैलेंस करने वाली जैसी चीजें होंगी। ये रिंग में आ रहा है तो ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। एंगल मैटर नहीं करेंगे, एंगल से भी निकाल के देख ले तब भी हो जाएगा। तो 180 से मतलब थोड़ी ना, ये भी तो देखना, उसमें अगर म्यू 1 और म्यू 2 देखता तो म्यू 1 और म्यू 2 पहले वाले केस में इक्वल थे ना वहां पे। यहाँ पे अगर ये म्यू 1 लगा रहा है और ये म्यू 2 लगा रहा है तो इक्वल है क्या?
दोनों के डाइपोल का चेंज हो जाएगा ना, वैल्यू भी चेंज होगी। देख भी लोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। एंगल कब देखते हैं जब हमारे पास ये वैल्यू हो कि ये कितना कितना डाइपोल लगा रहा है, तब हम उसको एंगल देख के सॉल्व कर सकते हैं। और जब हमारे पास है ही नहीं तो हम क्या करेंगे, तो हम डायरेक्शन ही देखेंगे। कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों ने ये किया था, सही था जिसका। तो ये क्लास का ये रेशियो होता है, ठीक है। तो अब देखो यार थोड़ा सा ना डाइपोल कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है, थोड़ा सोचने की टेंडेंसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये कोई फॉर्मूले से सॉल्व नहीं हो रहा, ये सिर्फ एक थॉट से सॉल्व हो रहा है कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा होगा। तो मैं मानता हूँ कि अगर आप लोग इसे प्रैक्टिस कर लोगे तो शायद आप लोगों को कोई अच्छा रिस्पॉन्स। बुकलेट में डाइपोल के क्वेश्चन है, कितने हैं बताओ जरा मेरे को। 24 क्वेश्चन है। होमवर्क है तुम्हारा डाइपोल मोमेंट के 24 क्वेश्चन तुम सॉल्व करके आओगे। क्वेश्चन नंबर कहां से कहां तक है बता दो भाई एक बार। पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल 54 पेज नंबर 54 पे 1 से 24 क्वेश्चन लिख लो जिनके पास बुकलेट नहीं लेके आए वो। पेज नंबर 54 क्वेश्चन नंबर 1 to 24। कल कितने लोग नहीं आए थे क्लास में ये बताओ जरा से एक बार। तो जो नहीं आए थे उनको थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा होगा समझने में चीजों। जो कल आए थे वहां से उन्होंने आइडिया ले लिया था, क्योंकि म्यूनेट 0 वाला केस ही था जिसने हमें इसमें पकड़ दिलाई है। अगर म्यूनेट 0 वाला केस हम नहीं देखते तो हम इसे कभी नहीं समझ पाते। वहां पे हमने डाइपोल की डायरेक्शन समझ ली थी ना कि कब अपोजिट जा रहा है कब किधर जा रहा है। चलिए खत्म करें डाइपोल, हेडिंग डालो। ये इसकी हेडिंग क्या थी, इसकी हेडिंग क्या थी, पूरे कॉन्सेप्ट की हेडिंग सबसे ऊपर क्या डलवाई थी मैंने, आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड। यानी डाइपोल मोमेंट से हम किसी कोवेलेंट कंपाउंड में आयोनिक कैरेक्टर फाइंड कर रहे हैं। हमारी हेडिंग रिवर्स होने वाली है, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड, जिसे एक्सप्लेन किया फजान रूल। देखो कोवेलेंट कैरेक्टर, इस पे न्यूमेरिकल कराया क्या मैंने, कराऊं क्या न्यूमेरिकल? यस करा क्या? एक न्यूमेरिकल कर लो, 2 सेकंड हेडिंग मत डालो, न्यूमेरिकल कर लो। समझ तो गए हो, एक न्यूमेरिकल पैटर्न और देख लो, क्लियर हो जाओगे। लिखो कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। अच्छा एक चीज तुम्हारा काम है, अगर मैं बीच में कोई चीज बोलता हूँ ना कि मैं ये कराऊंगा तो उसे ध्यान से सुना करो और किसी भी टॉपिक में जाने से पहले मुझे बता दिया करो साहब ने ये बोला, ठीक है। कई बार होता है पढ़ाते पढ़ाते दिमाग से निकल जाती है चीजें। थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था कि मुझे इस पे एक क्वेश्चन कराना, मैं करा दूंगा, बट यही पूछता नहीं, ठीक है। तो तुम्हारा काम है तो मुझे बता दिया। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100। थ्योरेटिकल वो होता है जो डाटा निकाला गया है, ऑब्जर्व वो होता है जिसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा। चलो पहले एक चीज बताता, सपोज मेरे पास HCl है, हमें एक कल की डेट में पता चल गया कि HCl क्या है, कोवेलेंट है आयोनिक, कोवेलेंट है। बट हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मानना पड़ेगा इफ इट इज 100% आयोनिक। हम मान लेते हैं कि ये कैसा है, 100% आयोनिक है। आयोनिक होगा तो ये किसमें ब्रेक होगा, H प्लस Cl माइनस। म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू डी, इनके बीच की डिस्टेंस। क्वेश्चन हमें वो दे दे। अब मैंने अगर 100% इसको मान लिया तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज ले रहा है और ये पूरा नेगेटिव चार्ज ले रहा है, तो इसका मतलब इसका चार्ज किसके इक्वल हो जाएगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहा है, यही तो होता है।
आयोनिक के केस में तो मैं Q की वैल्यू यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, या तो लिख सकता हूँ 4.8 into 10 to the power minus 10 ESU, या फिर 1.6 into 10 to the power minus 19। कितने लोगों को ये चीज नहीं समझ में मैंने क्या बताया, नहीं समझा भाई? मैंने इसको पहले कोवेलेंट माना, तो कोवेलेंट में क्या पार्शियल चार्ज आते थे, हमको थोड़ी सा पता है वो चार्ज कितना है कितना नहीं है। बट अगर मैं आयनिक मानूंगा तो आयनिक पे एक इलेक्ट्रॉन पूरा शिफ्ट होता है और एक इलेक्ट्रॉन पूरा शिफ्ट कराया जाता है, यही होता है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दो वैल्यू हमारे पास है ना, तो हम ऐसे मान सकते हैं। बट एक चीज और ध्यान रखना, बात हो रही हो सपोज MgCl2 की, ठीक है, या किसी भी ऐसे मॉलिक्यूल की XY2 करके कोई कोवेलेंट मॉलिक्यूल, अगर मैं इसको भी 100% आयोनिक मानूं तो ये किसमें ब्रेक होगा, X+2 और XY रखो, Y-2। सपोज इसमें ब्रेक हो रहा है, किसमें ब्रेक हो रहा है, X+2 और Y-2। तो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या होगी, 2 into चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो जितने चार्ज का सेपरेशन होगा Q उतना टाइम बढ़ता चला जाएगा। समझ में आया, क्लियर हो? तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसको 100% आयनिक मान लेना, जिससे हमें म्यू की वैल्यू मिल जाए। ठीक, चलिए क्वेश्चन लिखिए। सर XY में तो NaCl भी आएगा। हाँ, XY में तो NaCl भी आएगा। H2O2 को देखा है, देखा है, MgO को देखा है, तो MgO को Mg2O2 क्यों नहीं लिखते भाई, इसको भी Mg2O2 लिखना चाहिए। पूछ कैसे, Mg पे चार्ज कितना होता है, +2, O पे चार्ज कितना होता है, तो कंपाउंड में हम चार्ज ही तो एक्सचेंज करते हैं नीचे लगाने के लिए, तो कुछ कंपाउंड की एग्जिस्टेंस भी होती है ना भाई। नहीं समझ पा रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, Mg पे चार्ज कितना होता है, +2, O पे कितना होता है, तो ये नंबर एक्सचेंज होते हैं, वही नीचे आते हैं, यहाँ से नहीं समझोगे, यहाँ से अच्छे समझोगे। Al+3, Cl पे चार्ज कितना होता है, तुम Cl का नंबर यहाँ डालते हो, इसका नंबर नीचे डालते हो, तभी तुम्हारा AlCl3 फॉर्म होता है, समझा? तो यहाँ से क्या फॉर्म होना चाहिए था, Mg2O2 फॉर्म होना चाहिए था। बट हम क्या बोलते हैं कि नीचे कोएफिशिएंट सेम है, तो हम उसे हटा के क्या लिख देते हैं, MgO। लेकिन यहाँ भी तो सेम है, तो यहाँ हम HO क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। बट अगर मैं कॉन्सेप्ट वो वाला ऊपर लगा रहा हूँ तो नीचे नहीं लग रहा ना वो। तो यही तो 3 दिन से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री थ्योरी बेस्ड नहीं है कि एक बार लिख गया वो हो गया, हर पॉइंट पे चीजें अलग अलग है। समझ में आई बात? तो XY X1 Y1 भी हो सकता है, XY X+3 Y-3 भी हो सकता है, और XY X+4 -4 भी हो सकता है। क्लियर? इसमें टू नहीं करेंगे ना एमजीओ इसमें एमजीओ में इसमें एमजीओ में करेंगे ना, चार्ज तो है ना, है ना, चार्ज तो +2 में। हम जब ब्रेक करेंगे तब क्या होगा, तब तो एमजीओ +2 भी लेना पड़ेगा और ओपे -2 लेना पड़ेगा, तब चार्ज ट्वाइस हो जाएगा ना। समझ में आ गया क्या बोला मैंने इस चीज को? चलो क्वेश्चन लिखो। सर एक मिनट लिख रहे कौन क्या लिखो, तो यहाँ से जो हमारा कैलकुलेट होगा वो थ्योरेटिकल होगा। हम यहाँ से एक वैल्यू मान के 100%, अब देखो इसका म्यू ऑब्जर्व, तो तुम्हें क्वेश्चन दे देगा, तो क्या क्वेश्चन में क्या 100% आयनिक निकलेगा क्या? नहीं निकलता ना। उनके हिसाब से जितना आयनिक है उसके बेस पे उन्होंने वैल्यू दी है। हमने इसको क्या किया, थ्योरेटिकल वे में 100% आयनिक मान लिया, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, म्यू थ्योरेटिकल। म्यू ऑब्जर्व हमेशा तुम्हें क्वेश्चन देगा, इनटू 100 कर देना, आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हो चीज को? क्वेश्चन देता हूँ, करो। तो भाई फजान रूल पढ़ना है यार अपन को, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 2 दिन से डाइपोल में ही लटके हुए हैं। अब देखो यार, तुम्हें मैंने जो बोला था वो मैंने करा दिया। मैंने बोला तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन करा दो, मैंने डाइपोल में बहुत सारे करा दिए, सिर्फ पढ़ा के आगे नहीं बढ़ाऊंगा। अब तुम्हारा काम है तुम करो, फजान रूल पढ़ाऊंगा, उसमें क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ते हैं, बात खत्म। ठीक है, कुछ रिलेशन याद रखने पड़ते हैं, उसके बाद अपने आप पता चल जाता है किसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है किसमें कम है, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है हमें बहुत ज्यादा। बट अगर तुम्हारी बुकलेट में फजान रूल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो भी करके आ जाता। तुम बुकलेट सॉल्व करो, मुझे कोई लेना देना नहीं ना, 1 से 30 ना 2 से 50, ये सब होमवर्क मेरा नहीं है। तुम्हें जहां से मन करे वहां से उठाओ, सॉल्व करना स्टार्ट करो। जो तुमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट आ रहा है, तुम पढ़ना सॉल्व करना स्टार्ट करो। मेहनत तुम्हें करनी है, और बोल के करवाओगे तो तुम मेहनत नहीं करते, फॉर्मेलिटी करो। बोल रहा हूँ ना मैं गलत बोलता ही नहीं।
हो गया, लिख लिया। बता दो अभी। सर 3 बनेगा चार्ज तो 3 इंटू करेंगे। हाँ 3 बनेगा तो 3 इंटू कर देंगे, जितना चार्ज ब्रेक होने के बाद आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यार संजोश तू क्या कर रहा है? एक चार्ज अगर सेपरेट हो रहा है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया और एक ही दिया गया, यही होता है ना। तो चार्ज क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। +3 -3 हो रहा है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गए तो इसने 3 ही दिए ना, तो चार्ज 3 टाइम हो जाएगा। समझा? डी की वैल्यू नहीं रहेगी। क्वेश्चन लिखो। हाँ क्वेश्चन लिखना है, हेडिंग कुछ नहीं है। देखो डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl, आवाज नहीं बिल्कुल भी, सुनो सिर्फ। डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl इज 1.03 d। ये जो वैल्यू मैं बता रहा हूँ ये कौन सी है, ऑब्जर्व या थ्योरेटिकल? ऑब्जर्व। यानी ये क्वेश्चन ने ऑब्जर्व किया है, प्रैक्टिकली वो तुम्हारे सामने रखा है इस वैल्यू को। 1d किसके इक्वल होता है? होता है। तो इसे हम डिवाई को कन्वर्ट कर लेंगे एसयू, क्योंकि हम जब सॉल्व करेंगे तो जो अभी हमने सॉल्व किया तो वो एसयू सेंटीमीटर में, यूनिट तो सेम ही रखोगे। चलो लिखा क्वेश्चन। इफ बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl is 1.275 एंगस्ट्रॉम, 1.275 एंगस्ट्रॉम, calculate the ionic character in HCl. Calculate the ionic character in HCl. कौन कौन कर लेगा? क्या 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 नहीं लिखा? बोल बोल जल्दी बोल। हाँ बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू 1.275 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट आयोनिक कैरेक्टर। डाइपोल मोमेंट नहीं समझा तेरे को? समझ गया अच्छे से? देख नहीं करना हो तो बिल्कुल मत कल कितना क्लास हो जाएगा, एक क्लास मैटर करती है। कल होता तो डाइपोल और अच्छे समझ में आ जाएगा। हाँ कितने बजे? 5 मेरा डेली रहता 5:50। ओ बात तो 5:50 का है। हाँ ठीक है तो बोला क्या पढ़ेंगे? बॉन्ड लेंथ में क्लास में पढ़ाऊंगा अभी। बॉन्ड ऑर्डर 1/2 NB - NA। फ्रेंड कौन है तेरा? ये इससे पूछेगा, ये बता, रिवेंज है ना, इससे पूछेगा बता देंगे। फिर भी अगर तेरे को लगता है मेरा रिक्वायरमेंट है तो मेरे को कॉल कर लेना। कौन बोल रहा? हाँ नया चलो सॉल्व करो, मैं सॉल्व करूं। फॉर्मूला क्या था हमारा? परसेंटेज IC इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू इनटू, ये हमारा फॉर्मूला। इससे मैं क्वेश्चन सॉल्व करना था। म्यू ऑब्जर्व कितना दिया हुआ है? 1d किसके इक्वल होता है? तो ये हो जाएगा 1.03 इंटू 10⁻18 ESU। और बॉन्ड लेंथ कितनी दी हुई है? 1.275 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम है और यहाँ यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे? कितने लोगों को ये कन्वर्जन नहीं आता है? चलो जिसको नहीं आता वो साइड में लिख लो। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू चलो सेंटीमीटर पता है, माइक्रोमीटर पता होगा, ये सब पता होगा ना?
10 to the power 10 एंगस्ट्रॉम, माइनस नहीं, हम मीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करें। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 to the power minus 10 मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 to the power 9 नैनोमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 to the power 12 पिकोमीटर। इस रिलेशन को हमेशा याद रखना, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम को मुझे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। HCl की बात की है उसने, मैं क्या मानूं कि ये कैसा है, तो म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी। 100% आईडी में चार्ज कितना सेपरेट होगा, 1। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें किस फॉर्म में रखना है, SU फॉर्म में, और SU में कितनी होती है 4.8 इंटू डिस्टेंस कितनी दी हुई है, डिस्टेंस 1 दी हुई है। तो ये हमारा क्या आ गया, म्यू थ्योरेटिकल आया, पुट कर देंगे हम यहाँ पे। तो म्यू ऑब्जर्व कितना आया हमारा 1.03 इंटू 10 to the power minus 18, और म्यू थ्योरेटिकल कितना आया 4.8 इंटू 10 to the power minus 18 इंटू 1.275। 10 to the power 18 से 18 कट गया, यूनिट भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। ये कैलकुलेशन बचेगा जिसको सॉल्व करने के बाद 16% आ जाता है आयोनिक करेक्ट। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा 16%, क्योंकि इनटू 100 भी है ना। हाँ बोल, 1 एंगस्ट्रॉम को हमने चेंज किया था, बॉन्ड लेंथ एंगस्ट्रॉम में दी हुई। तो 1 एंगस्ट्रॉम, यहां से मैं रिलेशन उठाऊं तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 to the power minus 10 मीटर होगा, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर ही है ना यूनिट, ये देखना है यहाँ पे सेंटीमीटर, ये यूनिट होती है डिवाइड की, ESU सेंटीमीटर। एक बार कहां से पूरा, मैंने इसको 100% आईडी माना, ये H प्लस में ब्रेक हुआ Cl माइनस में, एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज, क्या इंडिकेट करता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया, पूरा माइनस चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन। तो मैंने Q की वैल्यू किसके बराबर ले ली, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ESU में होता है इतना 4.8 इंटू 10 to the power minus 10, और कूलॉम में होता है 1.6 इंटू 10 to the power minus 19। क्वेश्चन में डाटा मुझे किस फॉर्म में दिया हुआ है, जो गिवन वैल्यू तो ESU सेंटीमीटर में थी, तो मैं इसे ESU में कन्वर्ट करूंगा, तो एक की वैल्यू मैंने ESU में रखा। ये मैं कहां से लेके आया, ये मुझे कितना दिया होता 1.275 एंगस्ट्रॉम, देख बॉन्ड लेंथ दी हुई है क्वेश्चन की। तो अगर मैं एंगस्ट्रॉम को 1 मीटर इज इक्वल टू 10 to the power 10 एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1/10 to the power 10 मीटर, और 1/10 to the power 10 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 10 to the power minus 10। तो ये मीटर में कन्वर्ट हुआ, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, फिर मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया 10 to the power minus 8 आ गया, तो मैंने एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर, ठीक है। उसको रखा, मेरा म्यू थ्योरेटिकल आ गया, फॉर्मूला पुट किया, नहीं पूछा नहीं जा रहा, टेंशन मत ले, अगर पूछा गया तब की बात है, न्यूमेरिक फॉर्म में कभी नहीं आता है, बट ऐसा नहीं कि आ नहीं सकता, तुम एकदम से फ्री मत हो जाना कि नहीं आता मतलब हमको तो करना ही नहीं, हम तो करेंगे ही नहीं। जेई है, कुछ नहीं कहा जा सकता, जेई यही काम करता है, 5-6 साल ऐसी चीजें पूछता ही नहीं है, और उसके बाद सारी चीजें वही रख देता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे एग्जाम से पहले, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएंगे, पेपर उठाएंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे, यही करेंगे ना। तो वो तुरंत क्वेश्चन पैटर्न, और जेई है अकेला जिसके क्वेश्चन पैटर्न कभी सेम नहीं होते। तो सोच के चलो हम बहुत बड़ा कुछ करने आए हैं, समझ में आया, तो छोटी मोटी चीजें नहीं कर रहे हम। तो अपने आप को भी उसी लेवल पे रखो, अपने माइंडसेट को भी उसी लेवल पे रखो, तभी चीजें तुम्हारे लिए अच्छी होंगी। बता दो इसको, समझ में आ गया कैसे हम क्वेश्चन। तो वैसे कोई भी क्वेश्चन होगा तो कंपाउंड तुम्हें दिया रहेगा, ऑब्जर्व तुम्हें देगा, और बॉन्ड लेंथ भी तुम्हें देगा, तो 100% आइडिंग मान के 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है। हेडिंग डालो, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं, लिखने से ही पूरा समझ में आ जाएगा। वो क्या हेडिंग थी, प्रधान रूल, लेकिन क्या देखने वाले हम, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड। ये रूल किसका है, पज़ान्स रूल।
क्या हुआ, स्पेलिंग गलत है? जे है ना, जे। बस अब क्या रह गया? से चलो, स्पेलिंग मैटर नहीं करती, नाम मैटर करता है। नाम तो पहचान है। पहचान रूल क्या बोलता है, उससे पहले हम कुछ चीजें समझ ले। सबसे अच्छा आयनिक कंपाउंड हमारे पास कौन है? NaCl। मैं NaCl ले लेता हूँ। देखो, आयनिक कंपाउंड तुमने पढ़ा होगा कि ये Na+ होता है, ये Cl- होता है, इनके बीच में बॉन्ड आ जाता है। बॉन्ड कुछ नहीं होता। हमें पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो, तो वो दोनों एक दूसरे को पास पास बुलाने की कोशिश करेंगे, इधर अट्रैक्शन लगाएंगे। ठीक है, लगाएंगे तो NaCl के बीच में वही अट्रैक्शन होता है, यानी ये प्लस माइनस वाले को अपनी तरफ खींचता है, यानी एक अट्रैक्शन से सिर्फ एक दूसरे के पास पास रखते होते हैं, बट कोई बॉन्ड बना के नहीं बैठे। वो अट्रैक्शन जैसे ही ब्रेक होगा, ये आयन इधर भाग जाएगा, ये आयन इधर भाग जाएगा। लेकिन जैसे कोई भी चीज है, मैं कैसे समझाऊं यार, मैग्नेट तो चिपक ही जाता है। मतलब ऐसा सोच के चलो कि दो चीजें हैं, ठीक है। अब ये दो चीजें हैं, इस डिस्टेंस पे आने के बाद ये इतना ज्यादा अट्रैक्शन इनके बीच में कि मैं इसको अलग अलग नहीं कर पाता। लेकिन जब ये यहाँ थी तो ये दोनों एक दूसरे के पास आना चाहेंगे ना, आएंगे और इस डिस्टेंस पे आके रुक जाएंगे। और यहाँ से अपना मैं इसको पीछे कर पा रहा हूँ, यहाँ से ना मैं इसको पीछे कर पा रहा हूँ। तो ये केस होता है किसका? अट्रैक्शन। यानी कि अट्रैक्शन, अब इनके बीच में कोई बॉन्ड जैसी कोई चीज दिख रही है क्या? ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पे आके स्टे कर गए। अब जैसे ही मैं इसके बीच में कबाब में हड्डी लेके आ जाऊँ, ये क्या करेगा? ये भी बीच में आएगा, ये बेचारा दूर जाएगा, ये भी दूर जाएगा, दोनों दूर दूर हो जाएंगे। तो जब तक कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाए जाते तब तक आयनिक बॉन्ड में अट्रैक्शन बना रहता है। देखो लोगों ने क्या क्या फील किया। कुछ लोगों को तो उनकी कहानियां याद आ रही होंगी, है ना? सचल कोई कहानी याद आई है तुझे? पुरानी कोई 1, 2, 3 साल पहले या लॉकडाउन में? अरे लॉकडाउन में बहुत तबाही मची है। चलो छोड़ो, अभी इनसे बात नहीं करते। अब देखो क्या होगा, सपोज ये Na+ है और ये Cl- दो आयंस है, इनके बीच में अट्रैक्शन पास पास। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या करता था, यानी कि जब कोवेलेंट कंपाउंड होता था तो ये अपनी हरकतें दिखाता था, आयनिक में ये बदला ले लेता है पूरा, प्लस वाला छोटा होता है उसका फायदा उठा लेता है। कैसे? इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, साइज छोटा है, इसका पॉजिटिव चार्ज बहुत डेंस जगह पे होगा, इसका साइज थोड़ा बड़ा होगा, नेगेटिव चार्ज तो होगा लेकिन थोड़ा बड़ा होगा। अब इसके पास ज्यादा पावर है कि इसके नेगेटिव चार्ज को खींचे, तो ये क्या करता है ना, ये इसका अट्रैक्शन दिखाना स्टार्ट कर देता है, यानी इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अब ये खींचना स्टार्ट कर देता है, जबकि उस केस में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला खींच रहा था। तो जब ये खींचता है ना तो ये क्या होता है, थोड़ा सा इस फॉर्म में डाइवर्ट हो गया, यानी ये Cl- उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पोजीशन पे ज्यादा आ जाती है, और इस पोजीशन पे ज्यादा आती है तो Na के साथ भी यही होगा, जिसकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है थोड़ी सी अपनी इधर भेजेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितने पास आएंगे, पॉजिटिव चार्ज जितने पास आएंगे, उनका अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। तो ऐसा करते करते कुछ टाइम के लिए ना इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये इतने पास पास आ गए, इनके ऑर्बिटल्स एकदम पास पास आ गए, तो वो लगभग इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए अलाउ कर रहे हैं ना एक दूसरे को। तो थोड़े बहुत टाइम के लिए क्या होगा कि ये जब अब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग अगर स्टार्ट हो गई तो वहां बॉन्ड कौन सा बनता है, कोवेलेंट। तो इस इफेक्ट की वजह से ना थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होना स्टार्ट हो। समझ में मैंने क्या बोला कि पॉजिटिव चार्ज साइज हमेशा याद रखो, आयनिक कंपाउंड में कैटायन कैसा होता है, छोटा, और एनायन कैसा होता है, तो छोटी चीज। अब इसे एक ये, इसमें बोल रहा हूँ 15 प्रोटॉन, एक ये इसमें बोल रहा हूँ 15 प्रोटॉन, दोनों में से ज्यादा इफेक्टिव कौन सा, छोटा वाला ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एकदम डेंस फॉर्म में, यानी कोई भी उसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा तुरंत खींच। तो यही चीज होती है, ये Cl से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, और एक पॉइंट पे ऐसा होता है कि ये शेयरिंग के लिए एक दूसरे को अलाउ करता है।
हालांकि बहुत ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं डेवलप होता है, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ी देर के लिए होती है, फिर वापस से वैसे हो जाएगी, फिर थोड़ी देर के लिए होगी, फिर वापस वैसे हो जाएगी, ये ऐसे कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो वो ना तो पूरा कोवेलेंट बन पाता है, रहता वो तब भी आयनिक है, लेकिन थोड़ा बहुत कैरेक्टर कौन सा डेवलप हो जाता है। तो इसी चीज को हम समझने वाले हैं कि इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो फजान रूल में सिर्फ रीजन ही बताए गए हैं, रीजन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या कैसे होगा। बाकी कैटायन हो एनायन हो, साइज कंपेयर करना मैं तुम्हें पीरियोडिक टेबल में सिखा चुका हूँ, किसका साइज बड़ा किसका साइज छोटा, ठीक है। चलिए देखिए, इस डायग्राम को चाहो तो बना लो, और इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब कैटायन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है, इस पावर को हम क्या बोलते हैं, तो इस पावर को बोला जाता है पोलराइजेशन पावर। क्या बोला जाता है, पोलराइजेशन पावर। देखो इसके बाद जितना भी टाइम लेना है वो तुम्हारा है, हमारी क्लास तो खत्म हो गई, कल पढ़ाऊं, पढ़ा दूं, देखो ड्यू टू डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ड्यू टू डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, डिस्टॉर्शन का मतलब समझे, यानी इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का थोड़ा बहुत डाइवर्ट हो, anion of cloud of anion by cation is called as polarization. Is called as polarization. फिर से बोलूं, due to distortion of electron cloud of anion by cation is called as polarization. ठीक है, उसके बाद लिखो, and due to polarization covalent character has been introduced in ionic compound. ठीक है, क्या कोवेलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस्ड इन आयनिक कंपाउंड, इंट्रोड्यूस्ड इन आयनिक कंपाउंड, लिख लिया, फिर से बोलूंगा एक बार, सबने लिख लिया। चलो, पावर ऑफ कैटायन, कौन सी पावर, एनायन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्टॉर्शन करने की पावर कहलाती है पोलराइजेशन। क्या कहलाती है, क्या भी पोलराइजेशन पावर, ठीक। और एनायन जो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करवा रहा है, डिस्टॉर्ट करवा रहा है, उसकी टेंडेंसी को हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी, यानी पोलर होने की एबिलिटी, कितना पोलराइजेशन में अपनी एबिलिटी वो दिखा सकता है। ये किसके लिए, एनायन। तो पावर ऑफ एनायन मत लिख लेना, सिर्फ एनायन लिख के छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे एनायन क्या कर रहा है, डिस्टॉर्शन के लिए खुद को अलाउ कर रहा है। देखो हो तो पाएगा नहीं, लिखना बहुत कुछ है, 5-6 पॉइंट है, ठीक है। इधर उधर है, कैसा ना वो नया बैच है, तो 5 दिन पहले छोड़ दो तो पता नहीं चलता, फिर वो और होमवर्क क्या है तुम्हारा,
डाइपोल मोमेंट बजान लूं तो पढ़ाई नहीं ना, कहाँ से बजान लूं करोगे। चलो डाइपोल मोमेंट और जितना होमवर्क अभी तक हमने किया था, जितना हमारा था वो सब तुम एक बार वापस से सॉल्व करके आओगे। ठीक है, अभी तक जितने होमवर्क दिए थे